good afternoon everyone. Welcome to TCS Academy. My name is कल्याणी उपाध्याय. I am your sociology educator. और जैसा कि एग्जाम अभी चल रहे हैं तो मैंने PYQs के कुछ सीरीज आपके लिए लाई है ताकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हेल्प हो सके। पेपर 1 का फर्स्ट सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो कि ICT के बारे में था, लेकिन जो सेकंड सीरीज लाई हूँ, जो सेकंड ये क्लास है, ये किसके बारे में है? मिक्स्ड क्वेश्चन के बारे में। इनमें सारे सेगमेंट से क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सबको मिला के मैंने ये PPT बनाया है, ये क्लास बनाई है ताकि आपको मदद हो सके, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, पेपर 1 में भी। क्योंकि अगर आप ऑल्दो पेपर 2 में बहुत सारा कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ आपका नेट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको JRF क्रैक करना है तो आपको पेपर 1 में भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है तो आपको अलग से पेपर 1 पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जाना पड़ेगा नेट पे, PDF डाउनलोड करो, पेपर 1 का देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इससे बेटर यही है कि आप मेरा वीडियो देख ले जिसमें मैंने पेपर 1 का पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज ले आया है, ताकि इससे आपको आसानी हो पढ़ने में पेपर 1। और PYQs आप सॉल्व करके जाएं और इससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या अप्रोच हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम पेपर 1 में भी अच्छे 35 to 40 क्वेश्चन सही करें और हमारे JRF होने के चांसेस बढ़ जाए। तो चलिए हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 2 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कॉन्सेप्ट, रिसर्च कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनको उनके डिस्क्रिप्शंस के साथ मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? हाइपोथेसिस। सेकंड सैंपल, रिसर्च टूल, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इट इज a statistical test that does not make assumption about the parameters. Device using which data are collected in research. A subset drawn from a larger set of to represent it. सैंपल क्या होता है? A subset। कुछ भी नहीं आ रहा तो आप सैंपल के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग वही होता है कि जो लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। कुछ पॉपुलेशन हम सिलेक्ट करते हैं और वो लार्जर पॉपुलेशन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। इसी को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग 2 टाइप के होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग व्हेन एवरी पार्टिसिपेंट्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, ये प्रोबेबिलिटी में आएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? जिसमें एवरी population, every people does not have equal chances of getting selected, it is known as probability sampling. तो ये सैंपल को हम किससे मैच करेंगे? इससे। A subset drawn from a larger set to represent it, ठीक है। अब रिसर्च टूल। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। A tentative statement indicating relationship between two or more than two variable. Hypothesis। क्या हो जाएगा? Hypothesis। अब बताना है रिसर्च टूल क्या है। डिवाइस यूजिंग विच डेटा आर कलेक्टेड इन रिसर्च। रिसर्च टूल क्या होते हैं? ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम रिसर्च डेटा कलेक्ट करते हैं। रिसर्च में जिस टूल की मदद से हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च टूल, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नाउ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट डज नॉट मेक assumption about the parameters, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। परिकल्पना को किससे मैच करेंगे हम? 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध को इंगित करने वाला एक संभावित कथन। क्या होता है? संभावित कथन। नमूना क्या होता है? एक बड़ा समूह दर्शाने हेतु निकाला गया एक उपसमूह। रिसर्च टूल, शोध उपकरण, ऐसा उपकरण जिससे अनुसंधान में डेटा एकत्रित किया जाए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, आप परमात्मीय परीक्षण। यह एक सांख्यिकी परीक्षण है जो मापदंडों के बारे में कोई धारणा नहीं बनाता, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑप्शन में इसको मैच कर लेते हैं। A का 4, B का 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें A का 4 और B का 3 है? क्या है? A नंबर। A का 4, B का 3, C का 2, D का फर्स्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? A का 4, B का 2, B का 3, C का 2, D का फर्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बात की गई है उसमें? हाइपोथेसिस की बात की गई है।
हाइपोथेसिस की बात की गई है, सैंपल की बात की गई है, और किसकी बात की गई है? रिसर्च टूल की। जिन टूल की मेथड से हम डेटा कलेक्शन करते हैं रिसर्च में, उनको क्या बोलते हैं? रिसर्च टूल। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होता है? एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है जो लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इन सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं ये कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, किसकी बात की जा रही है? क्वांटिटेटिव की रिसर्च। दो टाइप की रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। रिसर्च दो टाइप से होती है, एक क्या होता है? क्वांटिटेटिव, और एक क्या होता है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम इन डेप्थ स्टडीज करते हैं, क्वांटिटेटिव में बेसिकली हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च दो टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव डेटा है उसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं बाय यूजिंग फोटोग्राफ्स, इंटरव्यू मेथड, ठीक है। उसमें हम एकदम डिटेल में जाके स्टडी करते हैं। तो अभी क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, किसकी बात हो रही है? क्वांटिटेटिव की। Don't confuse with quantitative and qualitative method. Paradigm, which of the following sampling methods are given preference? हम सैम्पलिंग का बता चुकी हूँ अभी कि सैम्पलिंग क्या क्या होते हैं, सैम्पलिंग कितने टाइप के होते हैं, सैम्पलिंग होता क्या है। तो क्या बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में कौन से सैम्पलिंग मेथड को प्रेफरेंस दी जाएगी? हिंदी में देख लेते हैं। मात्रात्मक शोध प्रतिमान में निम्नलिखित में से किन नमूना विधियों को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सरल यादृच्छिक नमूना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत नमूना, कोटा सैम्पलिंग, कोटा नमूना, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल नमूना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, प्रणालीबद्ध नमूना, ठीक है। तो जैसा कि ऑप्शंस में दिख रहा है कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, ठीक है, ये किसके टाइप्स है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब एवरी पॉपुलेशन हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। हम रैंडमली चूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी में है, कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग, वो नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप है, जिसमें हर पॉपुलेशन, एवरी पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि नॉन प्रोबेबिलिटी में हर पॉपुलेशन के सेलेक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन वहीं प्रोबेबिलिटी में चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा रहते हैं, और उसमें बायसनेस कम रहती है। वहीं हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करना होता है? एक स्टेटमेंट को या फिर एक थ्योरी को जनरलाइज करना रहता है। तो जनरलाइज तब किया जा सकता है जब उसमें जो सबसेट चूज किया जा रहा है, जो सैंपल चूज किया जा रहा है, वो मेजर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। देन वी गो विद द राइट आंसर ए, बी, ई, सी और डी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी अच्छे से की जाती है। स्ट्रेटिफाइड में हम पर्टिकुलर स्ट्रेटा को इंपॉर्टेंस देते हैं, हर स्ट्रेटा से लोग लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम रैंडमली पीपल्स को चूज करते हैं। तो बी, सी और डी को हम गलत कर देंगे। अब देखिए सी और डी इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो ये तीनों इलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर विल बी ए, बी, ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, ई। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम किस किस सैंपल को इंपॉर्टेंस देते हैं? In quantitative research, we primarily focus on इस पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, इस पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे,
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना समझ आ रहा है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग, ऑब्जेक्टिव्स which will be categorized as a higher type of learning outcome: knowledge and comprehension, analysis of conceptual element, application of acquired knowledge, synthesis involving the creative organization of ideas, evaluation involving judgment using internal or external standards। अधिगम अध्यापन उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्न में से किस उच्च स्तर का अधिगम परिणाम माना जाएगा? ज्ञान और समझ, वैचारिक तत्वों का विश्लेषण, अर्जित ज्ञान और कौशल का प्रयोग, विचारों का रचनात्मक संगठन, आंतरिक या बाह्य मानकों के आधार पर नियंत्रण लेना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी किस पे फोकस करते थे वो? एनालिसिस पे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंथेसिस पे, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। इवेल्युएशन पे, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी BDE। राइट आंसर क्या हो जाएगा? BDE। राइट आंसर विल बी BDE। analysis, synthesis and evaluation किसके अकॉर्डिंग है ये? अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is, a teacher uses a question answer session to ensure desired learning outcomes in his or classroom. In this process, he offers the following type of comment। क्या कर रहा है? इस टाइप के कमेंट कर रहा है, जैसे कि जब बच्चे आंसर दे रहे हैं तो टीचर क्या कमेंट कर रहा है? यस, यू आर राइट, गुड, दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, कंफर्मेटरी फीडबैक, करेक्टिव फीडबैक। तो बताइए, शाबाशी दे रहे हैं टीचर, बच्चों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक प्रतिक्रिया। राइट आंसर विल बी सकारात्मक प्रतिक्रिया। जिन लोग को इंग्लिश में डाउट है उनके लिए मैं हिंदी पढ़ देती हूँ। एक शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह कुछ उत्तरों पर यह टिप्पणी करता है: हाँ, तुम सही हो, अच्छा, इससे किस प्रकार की प्रतिक्रिया माना जाएगा? तो राइट आंसर विल बी सकारात्मक प्रतिक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकारात्मक प्रतिक्रिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? मैच द कॉलम, मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 से हमें लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, बिहेवियर टीचिंग कंपिटेंसीज दी है, उसके डिस्क्रिप्शन दिया, उनसे हमें मैच करना है। इंस्ट्रक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग। इंस्ट्रक्टिंग को हम किसके साथ ले जाएंगे? यूजिंग मेथड्स एंड एक्टिविटीज बाय द टीचर टू प्रमोट लर्निंग। लर्निंग को प्रमोट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो ए के साथ क्या जाएगा? 3। कम्युनिकेटिंग, ट्रांसमिटिंग थॉट्स एंड आइडियाज वर्बली एंड नॉन वर्बली। ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है? वर्बली भी हो रहा है, नॉन वर्बली भी हो रहा है, तो हम किसके साथ जाएंगे? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब ट्रांसमिटिंग थॉट्स एंड आइडियाज वर्बली एंड नॉन वर्बली। मैनेजिंग,
watching groups behaviors and pace etc and reacting quickly, monitoring, optimizing on task and minimizing off task activities। ठीक है, मैनेजिंग को किसके साथ ले जाएंगे हम, एक सेकेंड, और व्यर्थ गतिविधियों को कम करना। सी का सेकेंड, निगरानी करना का क्या होगा, डी फर्स्ट, ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटीज। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या होगा 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का सेकेंड। राइट आंसर विल बी दिस। मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन पे, सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट होगा, डी का सेकेंड होगा। सॉरी, evaluation is said to be formative। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Evaluation is said to be formative when the intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system। Actually, I have some health issues। मूल्यांकन को रूपात्मक कहा जाता है जब इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रणाली में सुधार की संभावनाओं की पहचान कराना होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या दिया गया है, इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल एंड हैज टू बी टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टीचिंग। आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं ये, चलिए सॉल्व करने का ट्राई करिए। सॉल्व करिए। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव। इवैल्यूएशन को हम फॉर्मेटिव तब बुलाएंगे when the intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system। फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन कब किया जाता है, ड्यूरिंग किया जाता है, मिडिल में, मतलब जब आपकी पढ़ाई आधी चल रही होती है, आधी हो चुकी होती है, तब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। इसका मेन इंपॉर्टेंस यही होता है, क्यों किया जाता है, ताकि टीचिंग लर्निंग में इंप्रूवमेंट आ सके। ठीक है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है, ये एजर्शन है, ये एजर्शन है, और इसका क्या है रीजन, बिकॉज the form of such evaluation is formal and has to take place during instruction teaching। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो A is true but R is false। R क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन of independent variable and control of extraneous variable are neither possible nor desirable। ना मांग की जाती है ना ही पॉसिबल है। हिंदी में देख लेते हैं, किस अनुसंधान विधि में स्वतंत्र चर दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर और अतिरिक्त चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल का नियंत्रण ना तो संभव होता है और ना ही वांछनीय। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ex post facto method, historical method, descriptive survey method। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ex post facto method। ex post facto क्या है, लैटिन वर्ड है। ex post facto क्या है, लैटिन वर्ड है, that means after the study। ठीक है। एक्सपेरिमेंट मेथड क्यों नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्योंकि उसमें कॉज और इफेक्ट के बीच हम रिलेशन बताते हैं, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, पास्ट की स्टडी की जाती है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन का जो डिस्क्रिप्शन है मतलब पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो पढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, क्योंकि ये दोनों में इंडिपेंडेंट मेथड, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं होता है, मतलब यूज ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, जब हम पहले वाली स्लाइड्स में हम क्या पढ़े थे, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के लिए कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव की। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम का। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान की विशेषताएं दर्शाते हैं। फर्स्ट, आर रिसर्चर्स टेंड टू एनालाइज देयर डेटा इंडक्टिवली। The substantive research hypothesis is tested via null hypothesis। ये किसका टाइप है, किससे रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है। ठीक है, डाटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स। एक्चुअल सेटिंग्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। इट assumes there are social fact with a single objective reality। ठीक है, तो देख लेते हैं, सोशल फैक्ट विथ अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्वांटिटेटिव का कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में मल्टीपल सब्जेक्टिव ओपिनियंस को फोकस किया जाता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे फोकस नहीं किया जाता। तो ई गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों, हमेशा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में वो नेचुरल सेटिंग पे ही किया जाता है, आर्टिफिशियल पे नहीं। डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स पिक्चर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब ही होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, डीपली हम समराइज करते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड में। ठीक है, तो उसमें हम पिक्चर्स, फोटोग्राफ सब यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा, गलत। इसमें इंडक्टिव मेथड पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए सी डी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए सी डी। राइट आंसर विल बी ए सी डी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट are designed to access the upper limits of the examinee's knowledge and ability। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है तो अपर लिमिट की भी बात करेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। टिपिकल रिस्पॉन्स पे किस पे फोकस करता है, स्पेसिफिक बिहेवियर्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। जिनको इंग्लिश में डाउट है वो हिंदी वाला देख ले।
अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण परीक्षा देने वालों के ज्ञान और क्षमता की उच्च सीमा का मापने के लिए बनाए जाते हैं। एकदम से सही। प्रतिक्रिया परीक्षण परीक्षा देने वालों के विशिष्ट व्यवहार और विशेषताओं को मापने के लिए बनाए जाते हैं। एकदम सही। तो राइट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वन इज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। तो जैसे मैंने बहुत बार बताया कि जब हम ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन, ऐसे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम बीच में क्या लगाते हैं, बिकॉज। हिंदी वाले क्या लगाएंगे, क्योंकि। क्या बोल रहा है, अ क्रॉस ब्रेक इज अ न्यूमेरिकल टेबलर presentation of data in which variables are cost partitioned to study relation between them। बहुत सही कि क्रॉस टेबल हम क्यों बनाते हैं, रिलेशन बताने के लिए वेरिएबल्स के बीच। because the categories are set up according to the research hypothesis। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट वो बता रहा है क्रॉस टेबल में रिलेशन के बारे में। किसके रिलेशन के बारे में, वेरिएबल्स के। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, कैटेगरीज, ना कि क्रॉस टेबल के बारे में कि क्रॉस टेबल क्यों बनाया जाता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इनमें से, बताइए। सॉल्व करने का ट्राई करिए। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वो कैटेगरीज की बात करता है, लेकिन रीजन कहीं ना कहीं सही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए एंड आर क्या है, सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना समझ में आया आप लोगों को। Now the next question is, which one of the following can be considered as psychological barriers to effective communication? Psychological barriers बताने हैं इसमें। effective communication में क्या क्या barriers आते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक अवरोध माने जा सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव मैसेज, इनअटेंटिवनेस, too much reliance on the written word, limited retention, logical organization, flow of thought। देखिए, डिस्क्रिप्टिव मैसेज तो मतलब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मैसेज को, जो हमारा कंटेंट है, तो ये तो बैरियर नहीं होगा। इनअटेंटिवनेस, जब हम ध्यान नहीं देते तो क्या हो जाता है, बैरियर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्ड, हमेशा जरूरी नहीं है रिटर्न पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ज्यादा रिलायंस भी सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम नॉन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बैरियर्स बताना हमें। लिमिटेड रिटेंशन, स्मृति, सीमित स्मरण क्षमता। कई बार जो रिसीवर या सेंडर कुछ बातें भूल जाता है, उसकी वजह से भी बैरियर्स आ जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, फ्लो ऑफ थॉट नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से सेंडर से रिसीवर फ्लो ऑफ थॉट ही हो रहा है। लॉजिकली हमें उसको ऑर्गेनाइज करके भेजना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मैसेज होना चाहिए। तो बैरियर्स क्या हो जाएंगे, बी सी डी। द राइट आंसर विल बी बी सी डी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी सी डी। राइट आंसर विल बी बी सी डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Given below are two statement, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, persuasive communication by a teacher in the classroom is intended to make his her version of information acceptable to student। ठीक है, कक्षा में शिक्षक द्वारा किया गया प्रेरक संप्रेषण छात्रों को अपनी जानकारी स्वीकार करने के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि वो अपना कंटेंट क्या है, वैलिड बना सके टीचर स्टूडेंट के सामने। ठीक है,
वही if it happens at the institutional level, the purpose behind it is image building. यदि यह संस्थागत स्तर पर होता है तो इसका उद्देश्य छवि निर्माण में होता है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से हो रहा है तो वो अपनी इमेज बनवाएंगे, क्यों? ताकि ज्यादा एडमिशन हो सके, उनके जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रेपुटेशन बढ़े। लेकिन वहीं अगर ये टीचर करता है तो अपने कंटेंट को वैलिड एक्यूरेट दिखाने के लिए करता है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। राइट आंसर विल बी ए। राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी मैच द कॉलम क्वेश्चन है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, ट्रांजैक्शनल। वर्टिकल जैसे हमें पता है टॉप डाउन अप्रोच होता है, तो वर्टिकल को किसके साथ ले जाएंगे? टॉप डाउन के साथ, ऊपर से नीचे तक। हॉरिजॉन्टल किससे रिलेटेड? जब हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पे बातें शेयर होंगी तो रूमर भी स्प्रेड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? रूमर बेस्ड। सर्कुलर, सर्कुलर मतलब सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, ऐसे मैसेज मूव कर रहा है, पहले सेंडर से रिसीवर की ओर, रिसीवर से फिर सेंडर की ओर। ठीक है, तो फीडबैक भी आ रहा है, सेंडर से जब मैसेज रिसीवर के पास गया, रिसीवर डायरेक्टली उसको फीडबैक भेज दिया, तो फीडबैक किस में होगा? सर्कुलर में। वही ट्रांजैक्शनल जो है वो इंटरपर्सनल है। ट्रांजैक्शनल क्या है? इंटरपर्सनल। तो ए का 3, बी का 4, देख लेते हैं किसमें है। ए का 3, बी का 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर विल बी सी। ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। वर्टिकल क्या होगा? वर्टिकल टॉप डाउन होगा। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? जब एक ही लेवल पे बातें फैलेंगी, लोग बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो रूमर भी स्प्रेड होगा। ठीक है, रूमर स्प्रेड होगा। फिर क्या था? सर्कुलर में, सर्कुलर में क्या होता है? फीडबैक मिलता है। ठीक है, ये सब क्लियर है आप लोगों को? एक था क्या? इंटरपर्सनल वाला। ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल के साथ किसको ले जाएंगे हम? इंटरपर्सनल को। ट्रांजैक्शन के साथ किसको ले जाएंगे? इंटरपर्सनल को। इसमें कोई डाउट? समझ आ गया सबको? अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आप वर्टिकल के साथ वर्टिकल ऑप्शन को सेलेक्ट करके एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर बट ज्वाइंटली समहाउ दे गिव एन आइडिया ऑफ कम्युनिटेरियन लाइफ इन अ सोसाइटी। बिल्कुल सही। विभिन्न समुदाय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होते हैं, लेकिन संयुक्त रूप में से वे समाज के सामुदायिक जीवन का बोध कराते हैं। एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अर्थ एग्जिस्ट आइदर थ्रू अ ब्लाइंड चांसेस और थ्रू एन इनर नेसेसिटी और थ्रू एन एक्सटर्नल कॉज। अर्थ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए बहुत सारे थ्योरीज दी गई हैं कि कैसे अर्थ का वो हुआ फॉर्मेशन, सन कैसे फॉर्म हुआ, सोलर सिस्टम की थ्योरी दी गई। तो इससे रिलेशन ही नहीं है कि अर्थ का एग्जिस्ट हम ब्लाइंड चांसेस या फिर इनर नेसेसिटी या फिर एक्सटर्नल कॉज के साथ जोड़े, तो ये क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का अस्तित्व या तो अंधे संयोग, आंतरिक आवश्यकता या बाह्य कारणों के माध्यम से है। गलत, क्योंकि इसके लिए अर्थ के फॉर्मेशन पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, सोलर सिस्टम पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई, तो इसको हम ब्लाइंड चांसेस के साथ नहीं जोड़ सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। वी गो विद द थर्ड ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। पहला क्या बोल रहा है? ह्यूमन टच इन कम्युनिकेशन इनेबल्स स्टूडेंट्स
टू बिकम पार्टिसिपेटरी। बहुत सही। संप्रेषण में मानवीय स्पर्श छात्रों को सहभागी बनने में सक्षम बनाता है। ये स्टेटमेंट सही है। बिकॉज इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम इन्वायरमेंट द कम्युनिकेटेड रोल ऑफ टीचर इज सेकेंडरी। गलत है, टीचर का रोल सेकेंडरी नहीं होगा। ऑल्दो ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन मेथड या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करें हम लोग स्टडी पे, क्या क्लासरूम भी टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो जाए, लेकिन टीचर का जो रोल रहता है वो हमेशा प्राइमरी रहता है, सेकेंडरी नहीं रहता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो assertion to true है बट रीजन इज फॉल्स। assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। जब रीजन फॉल्स है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल। डिडक्टिव क्या होता है? यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। वेयर एज इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव मेथड पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। ठीक है, कोई डाउट? इतना समझ में आया? अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कम्युनिकेशन मीट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम टीचिंग इट बिकम्स। अगर कम्युनिकेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है क्लासरूम टीचिंग, इट बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पर्सनल, फंक्शनल, ऑब्लिगेटरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल। जब संप्रेषण कक्षा शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करता है तो यह क्या कहलाता है? असाधारण, व्यक्तिगत, कार्यात्मक, अनिवार्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यात्मक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, क्या आइडेंटिफाई करना? फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शंस क्या क्या है? हिंदी वर्जन देख लेते हैं पहले। संस्थान में सकारात्मक अधिगम वातावरण से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें। फर्स्ट, द एक्सटेंट टू विच टीचर्स मेक क्लियर प्रेजेंटेशन, the scope for sharing and open discussion with the classroom and the institution as such, teachers' mastery of the content as reflected in answering student questions, frequent use of positive reinforcers either in the institution or classroom, availability of teacher and his guidance। तो क्या क्या ऑप्शन इसमें रेलेवेंट दिख रहे हैं? The scope for sharing and open discussion within the classroom और frequent use of positive reinforce either in the institution। ठीक है, ये दोनों क्या है? फैक्टर्स है टीचिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव लर्निंग अप्रोच के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड फोर्थ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड फोर्थ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग लिस्ट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लर्निंग लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जिसमें सेल्फ लर्निंग की बात की जाती है, सेल्फ लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाता है, सेल्फ लर्निंग को इंक्रेज किया जाता है, इनमें से बताना है वो कौन है? स्वयं, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, मूक्स, क्विजेस, बस सेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं और मूक। ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई स्कीम्स हैं ऑनलाइन, जिसमें स्टूडेंट को क्या प्रमोट किया जाता है? सेल्फ लर्निंग। वो खुद से वीडियोस, ई कंटेंट्स देख के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, कोड देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। राइट आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड, स्वयं और मुक्त। गवर्नमेंट ने वो सेल्फ लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग मेथड, ऑनलाइन जो कंटेंट है उनको प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्वयं और मूक के थ्रू।
ताकि बच्चे खुद से पढ़ पाए अच्छे से पाए, जो कि बहुत दूर रहते हैं, जिनको इजीली ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन टीचिंग एक्सेसिबल नहीं है, तो उनको फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट इसके थ्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टीचिंग बिहेवियर टू मेक अ टीचर इफेक्टिव। ठीक है, टीचर को इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें से क्या की टीचिंग बिहेवियर है? टीचर्स कमेंट्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अपकमिंग टीचिंग प्रोसेस, use of content or process question by teachers, engagement of student in the learning process, using student ideas and contribution। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? engagement। जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वो क्या है? engagement of student in the learning process। ठीक है, की टीचिंग बिहेवियर टू मेक अ टीचर इफेक्टिव, engagement of student in the learning process। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शिक्षण व्यवहार एक शिक्षक को प्रभावशाली बनाता है? अगर उसके स्टूडेंट मतलब टीचर्स के स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इंगेज होंगे लर्निंग में, तब तो टीचर को क्या बनाएगा? इफेक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं आगामी शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने हेतु शिक्षक की टिप्पणियां, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों का उपयोग, छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी, छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग। ठीक है, कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल डील विद systematic and sequential presentation of a fact and information by the teacher, helping explore and explain problems and their solution by student, translating and interpreting the fact by the students, giving concrete facts and action sequence by the teacher। इसको आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगी। So the right answer is going to be helping explore and explain problems and their solution। problems और उनके जो solution उनको explore और explain किया जाए। ठीक है, क्योंकि किसकी बात हो रही है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की। सबसे पहले कौन आता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सेकंड कौन सा होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड द लास्ट क्या आता है? रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, इसमें कोई डाउट? समझ आया? लेवल्स ऑफ टीचिंग बता देती हूँ आप लोग को। सबसे पहले कौन सा आता है? मेमोरी लेवल। देन फिर मिडिल वाला क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड द लास्ट वाला क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग द फाउंडेशन ऑन विच a warm and nurturing relationship between learners can be built is called probing, teacher effect, structuring, feedback। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या? नर्चरिंग और वार्म रिलेशन बनता है लर्नर्स के साथ। हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में वह आधार जिस पर छात्रों के साथ एक स्नेह और पोषणकारी संबंध बनाया जा सकता है कहलाता है जांचना, शिक्षक का भावात्मक प्रभाव, संरचना करना, प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा? टीचर्स इफेक्ट, फीडबैक, शिक्षक का भावात्मक। ये भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। assertion reason, assertion क्या बोल रहा है? if a teacher want to improve his her abilities as an effective classroom communicator, he or she should first understand the students।
स्टूडेंट्स को आप जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आप अपना कंटेंट दे पाएंगे। जब तक आप स्टूडेंट का माइंडसेट नहीं समझेंगे कि उसको कैसा कंटेंट चाहिए, कैसे टाइप का मोटिवेशन चाहिए, किस पे उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। बिकॉज असर्शन तो देख लिया, अब असर्शन से ये रीजन देखते हैं। रीजन क्या बोल रहा है? बिकॉज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड इंटेंडेंट लिसनिंग आर डिसजॉइंटेड प्रोपोजिशन। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डिसजॉइंटेड बोल रहा है, बल्कि क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following evaluation systems belongs to the category of being an innovative practice? इनमें से कौन सा टाइप का जो इवेल्यूशन है वो इनोवेटिव है? सेमेस्टराइज एग्जामिनेशन, ये लास्ट में होता है। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, पोर्टफोलियो बेस्ड इवेल्यूशन, लर्निंग आउटकम बेस्ड इवेल्यूशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग आउटकम बेस्ड इवेल्यूशन। ये क्या है? इनोवेटिव प्रैक्टिस है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे जो लोअर लेवल कौन सा होता है? मेमोरी लेवल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, जिसमें हम मगअप और मेमोराइज करने पे फोकस करते हैं। ठीक है, now the next question is, which of the following tools is a collaborative tool for virtual classroom environment? A lab, a view, a tutor, a learner। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए व्यू। किसने डेवलप किया है? अमृता यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर इंकरेजिंग लर्निंग टू लर्न द एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट? यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, असाइनिंग टास्क टू बी मास्टर्ड बाय स्टूडेंट, फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड। बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following sequence depicts outcome based curriculum design for college level teaching programs? Content, teaching learning, learning outcomes, evaluation. Desired learning outcomes, content, teaching learning, assessment and evaluation. Teaching learning, content, learning outcomes, assessment and evaluation. Content, learning outcomes, desire, teaching learning, evaluation and assessment। जैसे कि आप खुद अभी मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे या मास्टर्स से पास आउट होंगे, तो आप ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई करिए। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? The right answer will be desired learning outcomes। कौन सा सही फिट बैठ रहा है? desired learning outcomes, then फिर content, then फिर teaching learning, then फिर assessment and evaluation। वांछित अधिगम निष्कर्ष। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A college teacher conducts a quiz session with a view to accelerate the tempo of motivational participation. This will form part of which type of evaluation? Summative, criterion based evaluation, formative, diagnostic। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द स्टडी होता है, समेटिव लास्ट में होता है। समेटिव क्या होता है? लास्ट में होता है। क्राइटेरियन, डायग्नोस्टिक, हम डायग्नोस्ट करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। कोई क्राइटेरिया लेके जब हम इवेल्यूएशन करते हैं तो उसको क्राइटेरियन बेस्ड इवेल्यूएशन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। जिसको डाउट हो वो हिंदी में देख लें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खत्म 30 क्वेश्चन जो मैं लेके आई थी आपके लिए पीवाईक्यूज के, किससे मिक्स्ड क्वेश्चन थे। ये सारे सेगमेंट्स को मिला के क्वेश्चन थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी थे, कम्युनिकेशन से भी थे, रिसर्च से भी थे। ठीक है, तो ये मिक्स्ड पीवाईक्यू आज हम लोग सॉल्व कर लिए। ऐसे ही मैं आपके लिए सीरीज लाते रहूंगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छा परफॉर्म करिए एग्जाम में। बी कॉन्फिडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।